स्टडी पॉइंट क्लासेस की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन प्रेस करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट क्लासेस की एक और वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा दिए गए थे। अगर आप भी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के वीडियो लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पर आपको हमारे स्टडी मटेरियल की पीडीएफ्स मिलेंगी और वीकली आपके क्विज टेलीग्राम पर ही होंगे, और साथ के साथ आपको यूट्यूब की नोटिफिकेशन भी हमारी आती रहेंगी। तो आज का टॉपिक हमारा है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। वैसे तो ये हर स्टूडेंट जब भी लाइब्रेरी साइंस स्टार्ट करता है पढ़ना तो सबसे पहले 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ता है। वैसे मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, बट काफ़ी स्टूडेंट्स ने डिमांड करी थी कि यूनिट 2 का हमारे टॉपिक रह रहा है तो इसको प्लीज़ कवर करिए। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो अभी इसका यूनिट 2 का ही टॉपिक स्टार्ट करा जाए। तो शुरू करते हैं। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस हैं, सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए ये किसने दिए थे। तो सभी को पता है, ये दिए थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस किन्होंने दिए थे या किन्होंने ड्राइव करे थे। तो आपको पता होना चाहिए वो करे थे डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने। ठीक है, देखो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल रहा है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में, और डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने 5 लॉज डिस्क्राइब करे थे। अब ये 5 लॉज दिए क्यों थे? देखो, ये जो रंगनाथन के 5 लॉज थे, ये लाइब्रेरीज में कैसे फंक्शन करना है, कैसे हमें लाइब्रेरीज को ग्रो करना है, कैसे हमें अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज को सर्व करना है। ठीक है, तो ये लॉज हमें बताते हैं कि किसी भी एक आइडियल लाइब्रेरी में किन लॉज को फॉलो करके हम अपनी लाइब्रेरी सर्विसेज को डिलीवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये लॉज आए कब, कैसे बने, तो हम पढ़ते हैं। देखो, ये बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार आता है। जो सबसे पहले देखो मैं आपको बता दूं, जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस सबसे पहले एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कहाँ हुई थी, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम था प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कहाँ हुई थी, चिदम्बरम, तमिलनाडु में चिदम्बरम एक जगह है, वहाँ पर प्रोविजनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी दिसंबर 1928 में। तो सबसे पहले तो रंगनाथन ने यहाँ पर अपने बताए थे इस कॉन्फ्रेंस में कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस क्या है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रंगनाथन ने कहाँ डिलीवर करे थे, यहाँ कहाँ डेमोन्स्ट्रेट करे थे। तो उन्होंने कहाँ करे थे? प्रोविजनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस तमिलनाडु या चिदम्बरम में जो जगह थी, वहाँ पर दिसंबर 1928 में सबसे पहले दुनिया के आगे लेके आए थे। ठीक है, इसके बाद जो रंगनाथन था, देखो अब उन्होंने क्यों ये 5 लॉज बनाए, ये थोड़ा सा हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। जो रंगनाथन थे, उन्होंने अपनी जो लाइब्रेरियनशिप थी वो कहाँ से कंप्लीट करी थी? उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन के स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप से ईयर 1924 में उन्होंने अपनी लाइब्रेरियनशिप की एजुकेशन कंप्लीट करी थी। अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग के बाद यूनिवर्सिटी की, उनको चांस मिला लाइब्रेरीज, जो इंग्लैंड की लाइब्रेरीज थी, वहाँ के टूर करने का। उन्होंने जब वहाँ टूर करा, वहाँ पे ऑब्जर्व करी लाइब्रेरीज, उन्होंने देखा कि जितनी भी वर्किंग लाइब्रेरीज हैं इंग्लैंड में, ठीक है, वहाँ पर जो प्रैक्टिसेस हो रही हैं लाइब्रेरीज की, जो पढ़ाया जा रहा है या फिर जो डिलीवर करा जा रहा है, या कस्टमर या जो अपने यूज़र्स के साथ जो बिहेव किया जा रहा है लाइब्रेरीज का, वो इतना अच्छा नहीं है। तो वो कन्विंस नहीं हुए वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन की, लाइब्रेरीज के रूल्स और रेगुलेशन के। तो उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ हमारे पास एक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स हो, जो कि कैसे हम मैनेज कर सकें, ऑपरेट कर सकें अपने फंक्शंस एफिशिएंटली और यूनिवर्सली उस सर्विसेज को हम डिलीवर कर सकें। तो मेनली ये एक मोटो रहा डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन का 5 लॉज को ड्राइव करने में। तो उसके आउटकम में जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन थे, 1928 में उन्होंने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का सबसे पहले लेके आए।
और उन्होंने ये पूरी बुक जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एक पूरी बुक पब्लिश हुई उनके, और वो कब हुई 1931 में। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है जो बुक पब्लिश हुई थी वो कब हुई थी, तो आपको याद होना चाहिए 1931 में पब्लिश हुई थी। और कब लेके कब आए थे, उन्होंने ड्राइव कब करे थे 1928, ठीक है। वो हमने पढ़ लिए कौन सी कॉन्फ्रेंस में, लास्ट स्लाइड में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो ये बुक थी, जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन जिनके ऑथर थे, जिस बुक का नाम था 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें जो फॉरवर्ड किया गया था बुक में, उनको किया गया था पी एस शिवस्वामी अय्यर को किया गया था। इंट्रोडक्शन में किनका नाम लिया गया था, डब्ल्यू सी सेयर्स को, ये रंगानाथन के टीचर भी रहे हैं, ठीक है। और जो पब्लिशर था इस बुक का, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो थे मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। और ये सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी 1931 में हुई थी इसका फर्स्ट एडिशन पब्लिश। और लास्ट जो इसका रीप्रिंट एडिशन कब हुआ है, ये ESS जो पब्लिकेशन है इसके द्वारा पब्लिश करी गई है जनवरी 2006 में, ठीक है। ये भी याद कर लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिशर कौन था। और बुक में उन्होंने इंट्रोडक्शन में किनको स्पेसिफाई किया था, तो उन्होंने अपनी बुक में WC बर्विक सेयर्स इनको किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है क्वेश्चन, ठीक है। और ऑथर कौन थे, डॉक्टर एस आर रंगानाथन। पेपर में सीधे सीधे ये भी क्वेश्चन आता है 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के ऑथर कौन थे, ठीक है। पब्लिशर कौन थे, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो ये भी याद रखना है आपने, पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको याद कर लो। तो जो डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने 5 लॉज दिए थे, क्या ड्राइव करे थे उन्होंने 5 लॉज। देखो सबसे पहला क्या लॉ था, आपको ये लॉज याद होने चाहिए, पेपर में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, थर्ड लॉ क्या है, ऑप्शंस दे देंगे, आपको टिक करना होगा। तो आपको ये पहले तो याद ही होने चाहिए। सबसे पहला लॉ था बुक्स आर फॉर यूज। दूसरा लॉ है एवरी रीडर हिज और हर बुक। तीसरा लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर, या एवरी रीडर गेट हिज बुक या हर बुक, ठीक है। और फोर्थ लॉ है सेव द टाइम ऑफ द रीडर। और फिफ्थ लॉ है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सबको पता है। देखो सबसे पहले बुक के लिए, तो बुक्स आर फॉर यूज, एवरी रीडर गेट हिज और हर बुक, एवरी बुक इट्स रीडर, और सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और फिफ्थ लॉ है द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ये आप 5 लॉ याद कर लो। अब हम इनको हर लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। अब क्या कहते हैं ये लॉ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखो। देखो सबसे पहला लॉ क्या है, बुक्स आर फॉर यूज। मतलब पहला लॉ किस पे फोकस करता है, पहला लॉ फोकस करता है बुक्स पे, कि बुक्स यूज होनी चाहिए। और यूज कैसे होंगी, ये जो लॉ होता है ये इम्प्लीमेंट करता है, जो इम्पोर्टेंट मैसेज देता है, किसको देता है, लोकेशन ऑफ लाइब्रेरी अगर अच्छी होगी लोकेशन लाइब्रेरी की तो बुक्स यूज होंगी। अगर वर्किंग आवर इसके सही होंगे लाइब्रेरी के तो भी बुक्स यूज होंगे। लाइब्रेरी बिल्डिंग अच्छी होगी, फर्नीचर अच्छा होगा, वहाँ का स्टाफ बहुत ही रेफरेंस स्टाफ होगा, तो हमारी बुक्स यूज होंगी। अब इम्प्लीकेशंस क्या, देखो सबसे पहला हमने बताया लाइब्रेरी लोकेशन। देखो लाइब्रेरी लोकेशन ऐसी लोकेशन होनी चाहिए, एक तो सेंट्रल लोकेशन हो। मान लीजिए यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी अगर बन रही है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए, ठीक है। तो लाइब्रेरी या किसी सिटी में अगर कोई अगर पब्लिक लाइब्रेरी बन रही है तो वो सिटी सेंटर में होनी चाहिए, ताकि सबके लिए वो एक्सेसिबल हो, उतना ही दूर हो जिसने भी आना है लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी में एक्सेस करना आसान हो जाए, ठीक है। और ऑब्वियसली उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर फ्री फ्रॉम नॉइस हो, किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि सीरियस स्टडी हो सके, ठीक है। और जो आइडियल प्लेस होता है पब्लिक लाइब्रेरी का, वो क्या होता है, क्वाइट सेंट्रल एरिया, ठीक है। इसके बाद जो वर्किंग आवर्स होते हैं, वर्किंग आवर्स जो होते हैं लाइब्रेरीज के, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। देखो एक वर्किंग आवर नॉर्मल वर्किंग आवर के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, तभी वहाँ पर बुक्स का यूज होगा। किसी भी लाइब्रेरी के वर्किंग आवर्स कन्वीनियंट होने चाहिए मोस्ट ऑफ द यूजर्स के लिए।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है तो दिन में तो ऑब्वियसली बच्चे लेक्चर्स ले रहे हैं, बट ऑब्वियस स्कूल कॉलेज के बाद भी वो लाइब्रेरी ओपन होनी चाहिए, यानी कि रात तक भी ओपन होनी चाहिए। ऐसी अगर पब्लिक लाइब्रेरी है तो दिन में ओपन होनी चाहिए। तो हर टाइप की लाइब्रेरी के लिए अलग अलग वर्किंग आवर्स होते हैं उसके यूज़र्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर ये लाइब्रेरी ये चीज़ फॉलो कर रही है, ये एक प्रिंसिपल है किसी भी लाइब्रेरी के लिए, तो वो फर्स्ट लॉ को फॉलो कर रही है लाइब्रेरी, ठीक है। सेकंड, इसके बाद क्या है, लाइब्रेरी बिल्डिंग और फर्नीचर। जो लाइब्रेरी बिल्डिंग और फर्नीचर का मतलब इसमें क्या है, लाइब्रेरी बिल्डिंग एक्सेसिबल होनी चाहिए, मतलब अच्छी बनी होनी चाहिए। अगर कोई हैंडीकैप्ड या किसी ब्लाइंड पर्सन आ रहा है तो उनके लिए भी एक्सेसिबल होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो भी इजीली एंटर कर सके लाइब्रेरी में। और जो फर्नीचर होना चाहिए वो भी अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, ओपन सोर्स अच्छी सेल्फ्स होनी चाहिए, बैठने की जगह अच्छी होनी चाहिए, टेबल्स जो चेयर्स होती हैं वो कंफर्टेबल होने चाहिए, ताकि यूजर्स वहाँ पर आके जो रीडर्स हैं या जो पैटर्न्स हैं वो आए और वो कंफर्टेबल महसूस करें जो लाइब्रेरी का फर्नीचर हो। ऐसे ही जो स्टाफ होना चाहिए, ठीक है, वो भी क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। और उनको फॉर्मल ट्रेनिंग हमेशा टाइम टू टाइम मिलती रहनी चाहिए, ठीक है, लाइब्रेरी स्टाफ को, ताकि वो खुश होकर और अच्छे से हेल्प कर सके अपने यूजर्स को। और जो रंगानाथन ने क्या कहा था स्टाफ के लिए, सर्विस विद अ स्माइल, ये मोटो होना चाहिए, मतलब कि हमेशा लाइब्रेरी स्टाफ को अपनी सर्विसेज देते हुए खुश रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन भी आता है, सर्विस विद स्माइल का मोटो किसने दिया था, तो ये दिया था डॉक्टर एस आर रंगानाथन ने। और ये किस लॉ से का इम्प्लीकेशन है, ये लॉ फर्स्ट लॉ का इम्प्लीकेशन है, जिसका है बुक्स आर फॉर यूज। समझ आ गया? आई होप फर्स्ट लॉ सबको समझ आ गया होगा। इसके बाद हम आते हैं सेकंड लॉ पे। इसके बाद है हमारे पास सेकंड लॉ। सेकंड लॉ क्या कहता है, एवरी रीडर हिज और हर बुक, मतलब कि हर रीडर को उसकी बुक मिले, या फिर इसको हम ये भी बोल सकते हैं बुक्स फॉर ऑल, ठीक है, कि सबके लिए बुक्स हों। तो एवरी रीडर इज अगर इस लॉ को इम्प्लीकेट करना है तो ये किस पे लागू होता है, देखो ये रिलेट ये करता है कि हर बंदे का, हर जो यूज़र होता है, हर जो पर्सन होता है, उसका अपना एक डाइवर्स इंटरेस्ट होता है बुक्स को लेकर, और उसको हर किसी को कोई बुक सेटिस्फाई कर रही है, किसी यूज़र को कोई बुक सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो अदर वर्ड्स में अगर देखा जाए तो इसको क्या बोला जाता है, लॉ स्टैंड फॉर द मैंडेटरी प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सर्विसेज टू ईच पर्सन, ठीक है। और हर पर्सन को लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड हो, ठीक है। एक ऐसा लॉ बनना चाहिए यूनिवर्सलाइजेशन, ठीक है। और मतलब ये जो लाइब्रेरी सर्विस होती है ये यूनिवर्सल और डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए हर पर्सन का, ये लॉ ये स्पेसिफाई करता है, तभी हर रीडर को बुक मिलेगी, ठीक है। जैसे एजुकेशन फॉर ऑल, बुक्स फॉर ऑल, जैसे एजुकेशन फॉर ऑल होता है, या फिर हेल्थ सर्विसेज फॉर ऑल होता है, ऐसे ही एक ऐसा गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए कि लाइब्रेरी या बुक्स फॉर ऑल का भी एक प्रोविज़न होना चाहिए, ठीक है। अब इसको कैसे हम, तो ताकि ये एक बेसिक राइट बन सके सिटीजन्स का बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, तो तभी इस लॉ को क्या बोलते हैं, एवरी रीडर हिज और हर बुक, या एवरी रीडर गेट हिज और हर बुक। इसके बाद इसकी इम्प्लीकेशन क्या है, इसकी इम्प्लीकेशन है ऑब्लिगेशन ऑफ द स्टेट, मतलब क्या है इसका, कि ये एक नैतिक जिम्मेदारी है स्टेट की ये लॉ को इम्प्लीकेट करने में। कैसे, अब कोई भी स्टेट कैसे क्या जिम्मेदारी होती है लाइब्रेरी, अगर किसी हर स्टेट, मतलब कि हर स्टेट, अब हमें पता है कि जो लाइब्रेरी सर्विस है ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है प्रोवाइड करना, ये मैं आपको पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूँ क्या इसका पीछे होता है। तो ये ऑब्लिगेशन स्टेट, मतलब कि हर स्टेट एक प्रॉपर लेजिस्लेशन बनाए, एक सूटेबल लेजिस्लेशन यानी एक कानून बनाए, ठीक है, पुस्तकालय कानून बनाए, ताकि पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके और वहाँ के लोकल पर्सन्स को,
तो ये हर स्टेट की एक जिम्मेदारी होती है कि एक डेवलप करे, ऑर्गेनाइज करे एक लाइब्रेरी सिस्टम को अपने स्टेट में, जो कि उस लाइब्रेरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके उस स्टेट के पीपल्स के लिए। ठीक है। अब बट जो पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम है वो इटसेल्फ नहीं कैपेबल है हर रीडर की बुक्स को वो फुलफिल कर सके। तो इसी के लिए स्टेट या गवर्नमेंट को स्कूल में भी खोलनी चाहिए लाइब्रेरीज, कॉलेजेस में भी खोलनी चाहिए, यूनिवर्सिटी में भी खोलनी चाहिए, ताकि हर बंदे को, यहाँ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, रिसर्चर्स को स्पेशल लाइब्रेरीज खोलनी चाहिए, ताकि जो भी जिस यूज़र की नीड है, जैसे किसी स्टूडेंट को अपनी टेक्स्ट बुक्स चाहिए तो वो स्कूल लाइब्रेरी से ले सके, किसी टीचर को कोई रेफरेंस बुक्स चाहिए तो वो अपने स्कूल लाइब्रेरी से या कॉलेज लाइब्रेरी से अपनी सर्विसेज यूज़ कर सके। तो ये स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है ये लॉ को पास करें। ठीक है। इसके बाद जो सेकंड इसकी इम्प्लीकेशन है वो क्या है? सेकंड इम्प्लीकेशन है द ऑब्लिगेशन ऑफ लाइब्रेरी अथॉरिटी। अब जैसे ये गवर्नमेंट एक स्टेट की ऑब्लिगेशन है, ऐसे ही लाइब्रेरी अथॉरिटी की भी कुछ ऑब्लिगेशंस होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। किसके लिए? अब देखो, बुक सिलेक्शन में हो सकती है और सुटेबल स्टाफ के लिए, मतलब जो भी लाइब्रेरी अथॉरिटी है जो बुक सिलेक्ट करे अपनी लाइब्रेरी के लिए, वो एक इस वे से करे, जो उसका बुक सिलेक्शन प्रोसेस हो इस वे से हो ताकि बुक्स का यूज हो सके या हर पर्सन को बुक मिल सके, जो भी उसका यूजर आता है जिसकी डिमांड ज़्यादा है। ठीक है। और एक अच्छा स्टाफ को रखना वो भी एक लाइब्रेरी अथॉरिटी की ही जिम्मेदारी होती है। ठीक है। और ऐसे ही स्टाफ का भी देखो बहुत बड़ा रोल रहता है। अगर वो हेल्प करेगा रीडर को तभी ही गुड बुक्स मिल पाएंगी यूज़र को। ठीक है। इसके बाद जो तीसरा है, इसके बाद है रेफरेंस सर्विसेज। रेफरेंस सर्विस भी एक तरह का इम्प्लीकेशन है सेकंड लॉ का। देखो रेफरेंस सर्विस क्या होता है। देखो रेफरेंस लाइब्रेरी, हर लाइब्रेरी में रेफरेंस लाइब्रेरियन होना चाहिए जो कि फुल ट्रेंड लाइब्रेरियंस होते हैं, जो कि रीडर्स को उनके बुक्स की तरफ एक उसको पता होना चाहिए किस रीडर को कैसे कौन से बुक हमें देनी है, या फिर किस यूज़र को या रीडर को कौन सी बुक चाहिए, वो क्या डिमांड कर रहा है। तो हमारे पास एक ऐसी रेफरेंस सर्विस होनी चाहिए। ठीक है। अब वो इंफॉर्मेशन रेफरेंस लाइब्रेरियन कैसे भी ले सकता है, रेफरेंस इंटरव्यू से भी ले सकता है। ठीक है। या फिर उसको रिसर्च गाइड या बिब्लियोग्राफी से भी उसको इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है। तो हमारे पास जो रेफरेंस सर्विस होनी चाहिए अपनी लाइब्रेरी में। इसके बाद अगला, जैसे ऑब्लिगेशन लाइब्रेरी अथॉरिटीज़ की है, गवर्नमेंट की है, ऐसी यूज़र की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेकेंड लॉ को इम्प्लीमेंट करने में। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? जैसे अगर कोई यूज़र बुक को एक सर्टेन पीरियड के लिए लोन के लिए लेके गया है या उसको इशू करवा के गया है, तो उसको वापस करना भी उस यूज़र की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ताकि अगर वही बुक किसी और को भी चाहिए हो तो उसको मिल सके। ठीक है। और कुछ यूज़र्स क्या करते हैं, रीडर्स क्या करते हैं, मिस प्लेस कर देते हैं बुक्स को, या बुक्स के पेज फाड़ देते हैं, या फिर चोरी कर लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ वो कर रहा है तो वो सेकंड लॉ का भी वॉयलेट कर रहा है, यूज़र भी वॉयलेट कर रहा है, वॉयलेशन कर रहा है इस सेकंड लॉ का। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा सेकंड लॉ किस किस चीज़ों को फोकस करता है। इसके बाद हमारे पास है थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है? एवरी बुक इट्स रीडर, मतलब हर बुक का कोई ना कोई रीडर होता है। सेकंड लॉ क्या होता है? एवरी रीडर गेट हिज और हर बुक, मतलब हर रीडर को उसको बुक मिले। बट थर्ड लॉ क्या कह रहा है? ये बुक पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा है कि हर बुक का कोई ना कोई रीडर होता है। ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई भी बुक ऐसी नहीं हो सकती है कि कोई भी उसको ना पढ़े। ठीक है। तो हमें उसको एक ऐसे सर्विस प्रोवाइड करें ताकि हर बुक को रीडर देख सके और जो भी जिस रीडर का इंटरेस्ट है वो बुक वो लेके पढ़ सके। अब ये क्या कहता है थर्ड लॉ? जो ये लॉ है ये किसकी तरफ ओरिएंट है, मतलब किसकी तरफ झुका हुआ है? ये बुक्स की तरफ ज्यादा झुका हुआ है। ठीक है। एज पर द लॉ एवरी बुक इन अ लाइब्रेरी शुड बी हैव अ चांस ऑफ फाइंडिंग इट्स एप्रोप्रिएट रीडर एंड इट्स यूजफुल फॉर हिम। हर लाइब्रेरी में हर बुक को किसी भी लाइब्रेरी में चांस मिलना चाहिए उसको ढूंढने का। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने
बुक्स को प्रॉपर प्लेस ही नहीं करा हुआ कि वो कोई बुक वो ढूंढ ही ना सके या किसी के नज़रों में वो जाए ही ना बुक। तो इसीलिए थर्ड लॉ का ये कहता है कि हर बुक का अपना एक रीडर होता है, तो हर बुक को चांस मिलना चाहिए ताकि वो उसका रीडर उसको पढ़ सके। अब ये हम कैसे अकम्प्लिश कर सकते हैं? देखो, किसी भी लाइब्रेरियन का मिशन क्या होता है कि एक वेल ऑर्गेनाइज कलेक्शन हो उसके पास रिसोर्सेज का, ताकि मैक्सिमम चांस हो जाए यूजर के पास वो अपनी नीड्स को ढूंढने के लिए। ठीक है, अब मेजॉरिटी ऑफ रीडर को यही नहीं पता होता उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट उनका इंटरेस्ट कब पैदा होता है? जब वो बुक्स को देखता है कि हाँ ये देखो ये बुक है तो मुझे ये बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, ताकि एक वेल ऑर्गेनाइज अगर कलेक्शन है बुक्स का और वो देख रहा है और डेफिनेट शेप, ठीक है, तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है तभी जब वो देख के ही डेवलप होता है। तो हर बुक को एक ऐसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तो मतलब थर्ड लॉ किसके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बुक्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करता है ताकि हर बुक मिले। अब वो कैसे हो सकता है? रंगनाथन क्या कहते हैं, अगर किसी भी बुक को अगर हर बुक आए तो कैसे आए कि सबसे पहले तो ओपन एक्सेस होना चाहिए, मतलब लाइब्रेरीज की जो सेल्स होती हैं ओपन होनी चाहिए, क्लोज नहीं होनी चाहिए। हमने कई लाइब्रेरीज में देखा होगा बुक्स क्या होती हैं, अंदर क्लोज होती है लॉक के अंदर। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो ओपन सेल्फ होनी चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए, मतलब यूजर किसी बुक को हाथ लगा सके, देख सके, पढ़ सके, कौन इसका ऑथर है, क्या इसका टाइटल है बुक का। ठीक है, तो वो बुक्स जो होती हैं वो अरेंज हो सेल्स में क्लासिफाइड ऑर्डर में। ठीक है, एक क्लासिफाइड ऑर्डर में, मतलब क्लासिफाइड इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर साइंस का हमारा सेक्शन है तो साइंस की बुक्स ही हो वहाँ पर, तो वहाँ पर साइंस वाला जो साइंस इंटरेस्ट का यूजर होगा वो जाकर वहां से एक्सेस कर सके। ठीक है, एक तो सबसे पहले तो यही होना चाहिए, ओपन एक्सेस होना चाहिए। दूसरा सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट अब क्या होता है? सेल्फ अरेंजमेंट होता है क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट ऑफ बुक्स। जो बुक्स की क्लासिफिकेशन अरेंजमेंट होनी चाहिए वो हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली होनी चाहिए। ठीक है, ताकि जो ओपन एक्सेस में ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है स्टाफ की और यूजर की, दोनों की होती है। अब कैसे स्टाफ की कैसे होती है? स्टाफ की ऐसे होती है ताकि हर जो भी लाइब्रेरियन स्टाफ हो, जो सेल्फ अरेंजमेंट हो प्रॉपर तरीके से हो। अगर कोई बुक यूजर कहीं दूसरी जगह रख गया है तो उसको दोबारा से टाइम टू टाइम कॉन्स्टेंटली या डेली बेसिस पर उसको अपनी सेल्फ को अरेंजमेंट करते रहना चाहिए अपने स्टाफ द्वारा। ठीक है, दूसरा इसमें सेल्फ गाइड्स होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, मतलब प्रॉपरली सेल्फ हर यूजर को वो हर चीज दिखनी चाहिए ताकि उसको दिख सके उसकी बुक कहाँ है, मतलब उसको बुक ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। समझ आ गया? दूसरा इम्प्लीकेशन भी हमें समझ आ गया। इसके बाद जो तीसरा इम्प्लीकेशन क्या है, डिस्प्ले ऑफ बुक्स। कोई भी अगर नई बुक्स आती हैं या फिर कोई भी अगर लाइब्रेरी में कोई भी नया स्टॉक ऐड होता है तो सबसे लाइब्रेरी स्टाफ को उसकी बुक्स को डिस्प्ले करना चाहिए कि ये हमारे पास नई बुक्स आई हैं, ताकि यूज़र को पता लग सके कि इस वीक या इस मंथ में हमारे पास ये नया कलेक्शन ऐड हुआ है, ताकि वो उसको एक्सेस कर सके। आखिरी जो इसके बाद है क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। क्लासिफिकेशन कैटलॉगिंग क्या होता है? मतलब बुक्स को क्लासिफाई तरीके से रखा होना चाहिए। कैटलॉग ये हम वैसे अगले में यूज होता है कैटलॉग, फोर्थ लॉ में। थर्ड लॉ में बस आप ये देख लो क्लासिफाई होनी चाहिए, जो कि हमने सेल्फ मैनेजमेंट में पढ़ लिया। ठीक है, इसके बाद फोर्थ लॉ क्या कहता है? फोर्थ लॉ ये कहता है सेव द टाइम ऑफ द यूजर। अब हमने पहला लॉ पढ़ा था बुक्स फॉर ऑल, दूसरा लॉ ये पढ़ा था कि एवरी यूजर गेट हिज और हर बुक, एवरी बुक है उस हर बुक का कोई रीडर होता है। चौथा लो क्या है? चौथा लो ये कहता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, कि आपकी लाइब्रेरी ने रीडर का टाइम सेव करना है। अब बिगेस्ट चैलेंज लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए क्या होता है कि जो लाइब्रेरी यूजर्स होते हैं या कोई भी होता है वो ऑब्वियसली अपनी लाइफ में बिजी है, बिजी पर्सन होता है, उसको ज़्यादा देर पसंद नहीं है। ठीक है, अगर वो जाए और उसको सर्विस, मान लीजिए किसी यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसको 5 मिनट में वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो ऑब्वियसली वो खुश होगा, वो अगली बार फिर आएगा। या फिर किसी को कोई बुक चाहिए, किसी को कोई जर्नल चाहिए, वो गया और उसको
5 या 10 मिनट में कोई मिल जाए जर्नल तो बहुत खुश होगा भी उसने मांगा, विद इन 5 मिनट्स, विद इन 2 मिनट्स उसको वो वहाँ से रिप्लाई मिला। बट अगर वहाँ जाए और उसको बहुत टाइम लगे, ठीक है, देखो पहले क्या होता था, सबसे पहले तो अब ये कैसे हो सकता है, सबसे पहले तो सेव द टाइम ऑफ द यूज़र, ओपन एक्सेस होना चाहिए। अगर आपने यूज़र रीडर का टाइम सेव करना है तो ओपन एक्सेस होना चाहिए, ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लॉ में। दूसरा, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग होनी चाहिए। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, बुक्स को एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या रिलेटेड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही क्लासिफाई होना चाहिए। और एक कैटलॉग बनाना, कैटलॉग क्या होता है, कैटलॉग भी क्या होता है, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होती है कैटलॉग, ताकि जो हम कोई भी लाइब्रेरी स्टाफ है, किसी ने कोई डिमांड करी है तो, या किसी ने कोई बुक का टाइटल बताया है तो लाइब्रेरी स्टाफ उसको जल्दी से, एक ऐसी कैटलॉगिंग सिस्टम होना चाहिए हमारी लाइब्रेरी में, उसको ढूंढ कर और यूज़र को दे सके। चार्जिंग सिस्टम बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। चार्जिंग सिस्टम क्या होता है, आप बुक लेने आ रहे हो और वापस देने आ रहे हो, मतलब इशू करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो, तो जो चार्जिंग सिस्टम है वो बहुत ही फास्ट होना चाहिए किसी भी लाइब्रेरी का। देखो पहले टाइम में क्या होता था, मैनुअल काम होता था, अब तो देखो हमारे पास RFID आ गया है, ठीक है, बारकोड सिस्टम आ गया है, हम जल्दी से इशू करके दे देते हैं बुक्स को, ठीक है, सॉफ्टवेयर आ गए हैं, कंप्यूटर्स IT का अब हम यूज़ करते हैं अपने लाइब्रेरीज में। बट पहले क्या होता था, जो कन्वेंशनली क्या होता था, सब काम मैनुअल होता था। तो उस टाइम भी रंगानाथन ने सोचा था 1928 में कि ये जो चार्जिंग सिस्टम होना चाहिए फास्ट होना चाहिए, ठीक है, जो वहाँ का स्टाफ हो वो बहुत ही कम टाइम ले, जो भी इन्वॉल्व होता है टाइम ऑपरेशंस में, ठीक है, ये चार्जिंग सिस्टम हो गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ लॉ, जो लास्ट लॉ भी कहते हैं जिसका रंगनाथन का, वो है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, थोड़ा सा ये ध्यान से पढ़ना। देखो जो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, जैसे इंसान है, हम ऑर्गेनिज्म है। अब जो रंगानाथन ने एक लाइब्रेरी को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था इस लॉ में। और देखो ऑर्गेनिज्म की जब ग्रोथ होती है वो दोनों तरह से होती है, फिजिकली भी ग्रोथ होती है और मेंटली भी ग्रोथ होती है, क्वांटिटेटिवली होती है, क्वांटिटेटिवली ग्रोथ होती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की। तो रंगानाथन ने भी यही बोला था कि जो लाइब्रेरी है वो भी एक तरह का ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी ग्रोथ होनी ही होनी है, ठीक है, फिजिकली भी होनी है और क्वालिटेटिवली भी होनी है। अब वो कैसे होती है, अब देखो ना, हमने वही, तो बेसिकली इसमें क्या, अब ग्रोथ कैसे होती है लाइब्रेरी में, देखो बुक स्टॉक की ग्रोथ होती है, स्टाफ की ग्रोथ होती है, रीडर्स की भी ग्रोथ होती है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जैसे जैसे लाइब्रेरी हमारी पॉपुलर हो रही है, या ऑब्वियसली लाइब्रेरी है, तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, ठीक है। तो ये भी एक तरह का लॉ है। अब ये ग्रोथ होनी चाहिए, ऑब्वियसली ग्रोथ होनी चाहिए लाइब्रेरी की हमारी, अगर हमारी लाइब्रेरी की ग्रोथ नहीं हो रही है तो ऑब्वियसली हम कोई ना कोई जो पहले 4 लोगों को अपनी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं या इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइब्रेरी में। अब इम्प्लीकेशन क्या है इस लॉ की, जो लाइब्रेरीज आर ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, इसकी है सबसे पहले तो बुक स्टॉक। देखो इनिशियल स्टेट में जब भी डेवलपमेंट होती है किसी भी लाइब्रेरी की, तो बुक स्टॉक होता है, ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है, ठीक है, हर मंथ या हर वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे बुक्स आ रही हैं। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे स्टैक्स का, रूम का साइज, स्टैक्स का साइज, ठीक है, हमारे जो कार्ड कैबिनेट का साइज है, कैटलॉग रूम होता है, ठीक है, या फिर हमारे पास ये जो बुक्स अकोमोडेट करने की फैसिलिटी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, रीडर्स को अकोमोडेट करने की, जैसे जैसे हमारे रीडर्स बढ़ रहे हैं तो हमारे पास उनकी सिटिंग कैपेसिटी, ताकि वो एक कंफर्टेबली पढ़ सके वहाँ बैठकर, और हमारे पास इतनी फैसिलिटी होनी चाहिए कि अपने रीडर्स को भी हम अकोमोडेट कर सकें। तीसरा, जैसे जैसे देखो रीडर्स बढ़ेंगे हमारा स्टाफ भी बढ़ेगा। अब स्टाफ में भी अब क्वालिटेटिव ग्रोथ के क्वांटिटेटिव ग्रोथ के साथ क्वालिटेटिव ग्रोथ भी होनी चाहिए। अब क्वालिटेटिव ग्रोथ क्या होती है, क्वालिटेटिव ग्रोथ होती है कि हमारे पास वेल क्वालिफाइड स्टाफ होना चाहिए, और हर स्टाफ की टाइम टू टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए, कैसे अपने यूजर्स के साथ बिहेव करना है, कैसे उनको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है, और कैसे रेफरेंस देना है
यूजर्स को, तो ये स्टाफ की भी हमारी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली, ताकि जो स्टाफ है वो अपनी स्किल्स को और ग्रोथ को अपडेट होते रहने चाहिए। वो टेक्निकल कोई भी टेक्निक्स आ रही है, नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, कोई नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं, तो हमें स्टाफ को अपने वो अपडेट करते रहना चाहिए कि आपको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो क्वालिटेटिव ग्रोथ भी स्टाफ का होना चाहिए, ये भी हमारा इसमें आता है। इसके बाद क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग, ये हम पढ़ चुके हैं। जो मॉडर्नाइज सर्विसेज, कोई भी कैटलॉगिंग सिस्टम आ रहा है वो हमें, या कंप्यूटराइजेशन आ रहा है, हाउस कीपिंग ऑपरेशंस आ रहे हैं, ये भी हमें लाइब्रेरीज के ग्रो का एक हिस्सा है। ये भी हमें साथ के साथ अपडेट होता रहना चाहिए। और सबसे आखिरी इंपॉर्टेंट है सबसे, रीडिंग ऑफ बुक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास रीडिंग ऑफ बुक्स। रीडिंग ऑफ बुक्स का मतलब क्या होता है, एक तरह का डेवलपमेंट प्लान लाइब्रेरी का। देखिए, एक लाइब्रेरी क्या होता है, एक लिमिटेड स्पेस होता है। रीडिंग ऑफ बुक्स में क्या होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, एक लिमिटेड स्पेस होता है। तो हमारे पास एक ऐसा प्रोविज़न होना चाहिए कि जब हम नई बुक्स को ऐड करें, मान लीजिए हमारा स्टॉक पूरा हो गया, जो उसमें से हमें कुछ अनयूजफुल बुक्स हैं, जो हमारी बुक्स यूज़ नहीं हो रही हैं इतनी, ठीक है, हम उनको हटा कैसे सकें। मतलब हटाना का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं होता डिस्कार्ड। डिस्कार्ड मतलब होता है बिल्कुल ही ख़त्म कर देना, वो नहीं होंगी। इसमें क्या होता है कि हम कुछ एक सेपरेट रूम बना सकते हैं अपने उन बुक्स के लिए जो हमें डिस्प्ले नहीं करनी है, ताकि उनको हटा के हम अलग जगह रख सकें। तो ये एक प्रॉपर फंक्शन होना चाहिए हमारी लाइब्रेरी में। और अभी ये 5 लॉज कंप्लीट होते हैं हमारे यहाँ पर। इसके बाद मैं आपको एक, वैसे हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है, 6 लॉ। जो लाइब्रेरी साइंस का 6 लॉ भी किसी ने दिया था, तो किसने दिया था और कौन सा लॉ था? देखो, जो 6 लॉ था, ये लॉ था एवरी रीडर हिज फ्रीडम, मतलब हर रीडर की अपनी एक फ्रीडम होती है, ठीक है। तो ये भी एक लॉ दिया था। ये लॉ ऑब्वियसली डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने नहीं दिया था, और ये एक एक्सटेंशन थी किनके द्वारा, जेम्स आर रेटिंग द्वारा। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है ये, ठीक है, वैसे हमारे नेट के सिलेबस में नहीं है, बट जैसे DSSB में आ सकता है क्वेश्चन, या फिर राजस्थान में भी आ सकता है, तो उसके लिए आप ये याद कर लो। इसके बाद देखो, काफियों ने दिए थे, किसी ने 6 लॉ 7th लॉ भी दिया था, वो मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ अपने इस लेक्चर में। देखो, जो दिए थे मेन, जो सिलेबस में हमारे 5 लॉज ही हैं। ये एक आपकी जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये काफी मशहूर हुआ था लॉ, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया। जेम्स आर रेटिंग ने 6 लॉ दिया था, कब दिया था, 1992 में, ठीक है। और 5 लॉ कब आए थे, 1928 में। बुक कब पब्लिश हुई थी, 1931 में। पब्लिशर कौन था, मद्रास लाइब्रेरी, जो पब्लिशर था मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन था। और 1931 में पहला एडिशन इसका पब्लिश हुआ था बुक का। उसके बाद जो 6 लॉ दिया था वो 1992 में दिया था, और वो जेम्स आर रेटिंग द्वारा दिया गया था। याद कर लो, इंपॉर्टेंट है बट सिलेबस में नहीं है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अपने लेक्चर में ले लिया। तो अभी इस वीडियो में इतना ही। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सब जगह फॉलो कर सकते हैं। और आपको अगर वीडियो हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक तो बनता है अगर आपको पसंद आई है तो। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और हाँ, अगर किसी ने हमारे चैनल स्टडी पॉइंट क्लासेस को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।